मेरी ट्रेन थी 7 जून की, मैं अराउंड 1 सवा साल के बाद वापस बिहार जा रहा था। हम जब पहुँचे पटना तो ऐसे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगा हाँ, कोई होगा, कोई पॉलिटिशियन वगैरह किसी के लिए होगी। बैग वगैरह लेके सब उतर रहे हैं, फिर गले में मालाएँ डाल रहे हैं। मतलब एक बच्चे के लिए 17 साल के बच्चे के लिए वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी। जो हमारे सर हैं कोटा के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि तेरी रैंक 1 आ गई है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर तेजस्विन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एआईपीएमटी 2014 जो ऑल इंडिया लेवल का मेडिकल का एग्ज़ाम है, उसमें मेरी 2014 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, जो कि अभी नीट एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो गया है। तो आज मैं जोश टॉक्स बिहार के साथ आपके सामने हूँ और मैं अपनी लास्ट 8 टू 9 इयर्स की जर्नी जो मेरी 2014 के बाद की रही है, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपके साथ अभी शेयर करूँगा। मेरा जन्म जो हुआ था पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो जैसे मेरे फादर एयरफोर्स में हैं, तो हमारी हर 2 या 3 साल पे पोस्टिंग होती रहती थी, ट्रांसफ़र होता रहता था पापा का। तो मैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंडिया के मतलब रह चुका हूँ। और फाइनली जब 10th करने की बारी बारी आई कि 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 साल या 5 साल मैंने बिहार से किए हैं, बांका से, जो कि मेरा नानी घर है। और वहाँ की मेमोरीज़, इनिशियल मेमोरीज़ तो मुझे याद हैं कि जब हम बाहर पापा के साथ रहते थे, जब दूसरे स्टेट्स में रहते थे, तो छुट्टियों गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, उसमें नानी के घर जाते थे, दादी के घर जाते थे। 6 से लेके 10 तक जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ़ में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइम एडोलेसेंट वाला फ़ेज़ रहता है 6 से 10th के बीच में, वो मैंने बांका में रह के अपना पास किया। तो जो स्कूल के फ्रेंड्स मेरे वहाँ पे थे बांका में, वो अभी भी मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। सबसे क्लोज़ फ्रेंड्स वही हैं अभी भी। 7th, 8th, 9th, 10th जैसे कि मैंने बताया, मैंने बांका से सेंट जोसेफ स्कूल से किया। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है आगे। जैसे कि यूजुअली हमारे टाइम पे उस फ़ेज़ में 1-2 ही ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन ही होते हैं लोगों के पास कि हाँ, या तो आईआईटी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, या मेडिकल कर लो, या यूपीएससी की तैयारी कर लो कोई ग्रेजुएशन करके। तो यही 2-3 ऑप्शंस हमें पता थे उस टाइम। तो मेरे फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो मुझे था कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, मेडिकल में ही जाना है। तो मुझे था कि हाँ, घर का पहला डॉक्टर होना, मतलब घर में डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। फिर 10th के बाद ये श्योर नहीं था कि कहाँ जाना है। जैसे अभी भी याद है मुझे, पापा ने मुझे बोला था कि तुझे कहाँ जाना है, मतलब दिल्ली जाना है कि कोटा जाना है? तो मैंने कहा पापा, इतना तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ से तो कहीं बाहर ही जाना है, अच्छी जगह ही जाना है। तो पापा ने फाइनली फिर कोटा में ही एलएन में मेरा एडमिशन करवा दिया था। कोटा में इनिशियली, जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 3 महीने मैंने बाहर पीजी में रहा था मैं। पहले ऐसे प्लान था कि मुझे किसी अपने दोस्त के साथ रहना है, बट फिर किसी वजह से मैं अकेले ही वो 2 से 3 महीने मैंने गुज़ारे थे। तो मुझे याद है अभी भी कि मैं जैसे पापा को फ़ोन कर के कभी बीच-बीच में कभी ऐसे इमोशनल होके बोल देता था कि पापा, मैं कैसे रहूँगा अकेले। बट उसके बाद से फिर जब टेस्ट्स होने लगे एलएन के फर्स्ट टेस्ट में, और मुझे अभी भी याद है कि जब फर्स्ट क्लासेस वगैरह होती थी एलएन की, तो अराउंड एक क्लास में अराउंड 150 के आसपास बच्चे होते थे। तो और उसमें सारे बच्चे अपनी-अपनी सिटीज़ के टॉपर्स थे, जो अपनी सिटीज़ में जिनके अच्छे-अच्छे मार्क्स आए थे। तो जब टीचर्स पढ़ाने लगते थे तो सब बड़े जल्दी-जल्दी ईज़िली कैच कर पा रहे थे। तो मुझे सबसे पहले वही डर लगा रहता था कि इतने सारे बच्चे हैं एक क्लास में, ऊपर से कम 15-20 क्लासेज़ हैं, तो कैसे हो पाएगा? जो मैंने सोच रखा है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? वो डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ रहती थी, पहले भी रहती थी उस टाइम पे। बट फिर जब फर्स्ट टेस्ट हुआ, उसके बाद फर्स्ट टेस्ट में मेरी रीज़नेबली अच्छी रैंक आई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन नॉट डू। मतलब ईज़िली हम कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंटली काम करके, उस पे वर्क करके, ऑर्गेनाइज़ करके पढ़ाई को हम कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे दोस्त बने मेरे, जितने भी सिटीज़ से लोग आए थे, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के जो मेजर सिटीज़ हैं उनके मेरे दोस्त बने, फिर उनसे बातें हुई हमारी। फिर हम साथ में ही पढ़ते थे। मतलब फिर उसके बाद मैं 2 या 3 महीने के बाद मैं जो एलन का हॉस्टल है उसमें शिफ्ट हुआ। फिर वहाँ पे मेरे और भी अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स बने। फिर जो यूजुअली हर फ़ेज़ के यूजुअली अच्छे रैंकर्स थे, तो वो कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट रही मेरे लिए, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कोटा में जाने के बाद लोगों का डाउनफॉल भी बहुत होते हुए देखा है मैंने। जो भी दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस होते थे, जैसे एम्स हो गया, मौलाना आज़ाद हो गया, इन सब में हमें बोला जाता था कि इन सब जगह तुम्हें एडमिशन्स लेना है। तो मैं अब पापा को फ़ोन करके बोलता रहता था कि पापा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इन सब जगह, ये तो इतनी इन सब के लिए तो इतनी अच्छी-अच्छी टॉप 10 में, टॉप 50 में रैंक चाहिए होती थी।
तो पापा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि तुझे तो बस एक ही रैंक चाहिए ना। तो ये बात मुझे पापा ने, जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी कोटा की जर्नी, तो पापा ने बोली थी कि तुझे तो बस एक ही रैंक चाहिए, तुझे तो बस अपनी रैंक चाहिए, तू बाकियों की क्यों टेंशन ले रहा है। और मैं इस बात के लिए भी प्रिपेयर्ड था कि अगर नहीं भी आएगी अच्छी रैंक तो मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी 2 साल की। कोई भी प्रिपरेशन का फ़ेज़ हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, कोई भी हो, यूपीएससी का हो, आपके पास कोई ना कोई एक हॉबी होनी चाहिए, जो आपको डिस्ट्रेस कर सके। जो आपको स्टेबलाइज़, आपके सैनिटी को मेंटेन करके रख सके। तो मेरे पास मेरा म्यूज़िक था। मैं गाना गाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास तब से थीं, इसलिए मैं इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी सैनिटी अपनी मेंटेन करके रख सका। मुझे अभी भी याद है, मतलब जब निकल रहे थे एग्ज़ाम देने, सब ऐसे पैनिक हो रखे थे। बट जब मैं निकला और पापा ने मेरे से पूछा कि कैसा हुआ, और मैंने ऐसे स्माइल दी थी, तो पापा ने बोला था कि मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि तेरा बहुत अच्छा गया है एग्ज़ाम। जो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम था, ऑल इंडिया पीएमटी का एग्ज़ाम था, वो मई में हुआ था, और जो एम्स का एग्ज़ाम होता था वो हमारा अराउंड 1 मंथ बाद जून में होता था। तो वो तो ऑप्शन था ही नहीं, कि क्योंकि हम प्रिपरेशन तो एम्स की कर रहे थे कि हमें एम्स जाना है। तो वो एआईपीएमटी से एम्स के बीच का जो 1 मंथ था, वो मैंने ऑब्वियसली पढ़ाई ही करी, क्योंकि वो मेरा टारगेट 1 जून तक ही था कि 1 जून तक ही पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही एन्जॉयमेंट करना है। और फिर जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल सेंटर्स से वो आपके आंसर की रिलीज़ करते हैं, उसके जो एग्ज़ाम का था। तो और हम आंसर की से अपने मैच करते हैं कि हमने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो यूजुअली मुझे एक आइडिया लग गया था कि मेरी ठीक-ठाक अच्छी रैंक आ जाएगी, और टॉप 20, टॉप 10 के अराउंड आ जाएगी, क्योंकि बाकी जगह से भी हम सब पता करते हैं कि किसके-किसके कितने-कितने आ रहे हैं। तो वो यूजुअली हमें पता था कि मुझे ये आइडिया था कि मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब ये नहीं पता था कि टॉप आ जाएगी, बट ये पता था कि अच्छी आ जाएगी रैंक। एक्सपेक्टेड था कि 6 या 7 जून के आस-पास एआईपीएमटी का रिज़ल्ट आ जाएगा, और मेरी ट्रेन थी 7 जून की। मैं अराउंड 1 सवा साल के बाद वापस बिहार जा रहा था, घर जा रहा था। तो एक्सपेक्टेड था कि 6 को या फिर 7 को, तो 6 को नहीं आया, तो हमें आइडिया था कि 7 को आ जाएगा। और मेरी सबसे स्ट्रेस जो मुझे उस टाइम लग रही थी कि ट्रेन में नेटवर्क होता नहीं है, तो मुझे रिज़ल्ट बताएगा कौन? क्योंकि नेट वगैरह भी उस टाइम उतना फ्रीक्वेंट था नहीं, यूज़ करते, हमारे पास छोटा-सा डब्बा-सा फ़ोन था, तो वो कौन बताएगा? तो मैंने सबको बोल रखा था, मेरे जितने भी टीचर्स थे, पापा-मम्मी, सबको बोल रखा था कि कोई भी रिज़ल्ट आएगा तो मेरे को फ़ोन करके सबसे पहले बता देना। और मुझे अभी भी याद है, कोटा से निकले थे हम लोग, कोटा से निकला था मैं ट्रेन में, और अराउंड 100 डेढ़ 100 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि फिर उस टाइम रिज़ल्ट आया। फिर सर, जो हमारे सर हैं कोटा के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि तेरी रैंक 1 आ गई है। तो उस टाइम पे आप एक बर्थ ट्रेन में बैठे हो, कंटेन्ड कंपार्टमेंट है, उस टाइम आप अपनी एक्साइटमेंट मतलब दिखा नहीं सकते, कि और वैसा होता है कि आप किसको दिखाओगे? आपके आस-पास सारे स्ट्रेंजर्स हैं, आपके जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कंटेन करना बहुत मुश्किल था। मुझे याद है अभी भी, मैं फिर वो बोगी से बाहर निकल के, गेट खोल के, एसी बोगी से बाहर निकल के, मैं ट्रेन का गेट खोल के मैं सामने देख के, फिर मैंने मतलब एक ऐसे डीप साय ऑफ रिलीफ होता है कि हाँ, चलो हो गया, अच्छी आ गई रैंक। उसके बाद फिर यूजुअली जो कोटा से जा रहे थे, जो भी पेरेंट्स वगैरह थे, स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनको भी पता नहीं किसी तरह से पता चल गया था कि हाँ, यही लड़का है जिसकी रैंक 1 आई थी ट्रेन में। तो सब फिर उसके बाद आके मेरे से बात कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो वो बहुत ऐसे पहली बार ऐसा मोमेंट मतलब मेरी लाइफ़ में था कि हाँ, ऐसे रिकॉग्निशन टाइप की मिल रही है, तो वो बहुत ऐसे अच्छा-सा मोमेंट था। फिर वहाँ पे रिज़ल्ट के बाद यूजुअली कोटा में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो मुझे वहाँ एलएन के जो डायरेक्टर्स थे, उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि बेटा तू वापस आ जा, तू वापस आ जा, ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जा, हम तुझे वापस बुला लेंगे। बट मेरा था कि नहीं, मैं 1 साल बाद घर जा रहा हूँ, मैं घर तो जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं नहीं उतर रहा हूँ कहीं बीच में वापस। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जो भी नेक्स्ट, जैसे एलएन पटना में भी उस टाइम एलएन खुला था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम पटना में उतर जाना, वहाँ पे आधे दिन का, 1 दिन का जो फंक्शन होगा वो कर लेंगे, उसके बाद हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। तो मुझे याद है अभी भी कि पटना में हम जब पहुँचे पटना, तो ऐसे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगा हाँ, कोई होगा, कोई पॉलिटिशियन वगैरह किसी के लिए होगी। बट मैं ऐसे बाहर, मतलब बाहर बाहर भी नहीं, मैं ऐसे लाइन में खड़ा था, वहाँ बहुत भीड़ थी उतरने के लिए। मैं देख रहा हूँ जो लोग चढ़े जा रहे हैं, बच्चे चढ़े जा रहे हैं एलियन के ड्रेस पहने हुए, और मेरे को लग रहा है ये किसके लिए आ रहे हैं? फिर मेरे को पता चला कि अच्छा, मेरे लिए ही आ रहे हैं ये। तो फिर मेरा बैग वगैरह लेके सब उतर रहे हैं, फिर गले में मालाएँ डाल रहे हैं। मतलब एक बच्चे के लिए, 17 साल के बच्चे के लिए वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि यार ऐसे सेलिब्रिटी टाइप आपको फीलिंग आ रही है। बट उस टाइम भी मेरे को था कि नहीं, मुझे काम और कंपोज़्ड रहना है, वहाँ पे भी ऐसे कुछ ओवर लाउड रिएक्शन नहीं देना है।
बट वो बहुत अच्छा था, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। मेरे 682 मार्क्स थे ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में, और ये इंसिडेंस अभी तक याद है मुझे कि जो रिज़ल्ट मुझे मेरे टीचर ने ही बताया। और यूजुअली जो ऐसा मोमेंट होता है ना, जो हम देखते हैं कभी भी मूवीज़ में, ऐसे मूवीज़ में देखते हैं कि बच्चा इंटरनेट खोल के रिज़ल्ट देख रहा है, उसका रिज़ल्ट ऐसे फ्लैश हो रहा है कंप्यूटर, वो वाला मोमेंट मेरे साथ कभी आया ही नहीं। मतलब मैंने अभी तक ऐसे अपना रिज़ल्ट जो सामने होता है ना कि हाँ, ऑल इंडिया रैंक, वो कभी नहीं देखा। ऑल इंडिया पीएमटी के अलग कॉलेजेस होते थे, एम्स का उस टाइम अलग एग्ज़ाम होता था। तो एम्स में मेरी ऑल इंडिया रैंक 40 आई थी, और उस टाइम अराउंड 39 सीट्स ही होती थी अनरिज़र्व्ड की। तो एक वेटिंग से मेरा रह गया था एम्स में। और मुझे अभी भी वो सिचुएशन याद है, जब काउंसलिंग, ऑफ़लाइन काउंसलिंग होती थी उस टाइम एम्स की, तो ऑल इंडिया रैंक 40 आई थी, तो मेरे पास बहुत हाई चांसेस थे कि हो जाएगा एम्स दिल्ली में। तो काउंसलिंग के लिए मैं गया था, और धीरे-धीरे जब आपके सामने से 39 बच्चे हैं और 39 सीट्स हैं, आप 40वें नंबर पर खड़े हो, तो धीरे-धीरे वो ना, जब नंबर रैंक 1 वाला बच्चा जाता है, तो एक सीट 40 से 39 से 38 हो जाती है, फिर दूसरा जाता है 37 हो जाती है। तो वो जो मोमेंट है वो मुझे अभी भी याद है कि वो 37, 36, 35 ऐसे-ऐसे हो रही थी, और मैं प्रे कर रहा था कि यार कोई एक बच्चा बोल दे कि नहीं, मुझे दिल्ली नहीं, मुझे कोई और भी बहुत सारे एम्स थे उस टाइम पे, तो मुझे वो लेना है। तो मैं उस चीज़ का वेट कर रहा था कि कोई कोई एक बोल दे 39 में कि नहीं, मुझे नहीं लेना है एम्स दिल्ली। बट वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काउंटडाउन, धीरे-धीरे 1 पे, फिर 0 पे आए, फिर मैं गया, तो मेरे से पूछा कि क्या चाहिए? तो मैंने कहा नहीं, मतलब ऐसे फॉरफिट कर दिया फिर मैंने सीट। तो मैंने जो ऑल इंडिया पीएमटी से जो कॉलेजेस मिलते हैं, उसमें जो भी बेस्ट कॉलेज था वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। उसमें उसकी मैंने एक ही कॉलेज का नाम दिया था मैंने, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, और उसी में मुझे पता था कि हाँ, हो जाएगा। यूजी में फर्स्ट ईयर में हम लोग 11th-12th पढ़ के आए थे पूरा, तो फर्स्ट ईयर तो वो हनीमून फेज़ होता है हमारा कि नहीं, कॉलेज में नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, कि फर्स्ट ईयर पूरा एन्जॉय करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो वो एक रहा कि हाँ, चलो फर्स्ट ईयर में उतना नहीं पढ़ाई की, बट मुझे लगता है कि मेरा जो एक, पता नहीं अब वो डिफेक्ट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कि मैं फिर भी 1 घंटा 2 घंटा रोज़ पढ़ लेता था। कुछ भी अगर नहीं भी पढ़ा, तो नहीं भी उतनी पढ़ाई की जैसे पहले 11th-12th में करते थे, तो 1-2 घंटा मैं पढ़ लेता था फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में मोस्टली हम मेरा बैंड था कॉलेज में, यूजी में, तो हम गाने गाते थे, सारे जैमिंग करते थे, सोसाइटी थी हमारी, म्यूज़िक सोसाइटी, तो उसमें हम जैम करते थे फर्स्ट और सेकंड ईयर में। मतलब मेडिकल कॉलेज का एक विज़न लेके कोई भी 11th-12th का बच्चा निकलता है, मतलब एएफएमटी का एग्ज़ाम देता है और आता है कॉलेज में, वो एक तरह से वो पूरा हो रहा था कि नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही कॉलेज है। जैसे यूजी में मैं नहीं जा पाया, तो वो मेरे अंदर थोड़ा बहुत वो एक फैक्टर था कि नहीं, मुझे पीजी में कम से कम एम्स से करनी है। तो वो उस फैक्टर ने मेरे को लगता है मेरे लिए बहुत हेल्प करी कि मैं पूरे अपने यूजी के दौरान, मेरे पास एक दिमाग दिमाग में था कि हाँ, मुझे इससे भी एक अच्छी जगह जाना है जहाँ पे मुझे पीजी करनी है। तो वो जब सपना फिर पूरा हुआ, तो उसके बाद अभी भी सेम सेंटर लॉन जहाँ पे मैं यूजी के टाइम पे ऐसे उदास खड़ा था, जहाँ सब एन्जॉय कर रहे थे, मैं जब भी पास होता हूँ उस एरिया से, जब भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, या जब भी मुझे काम ज़्यादा हेक्टिक लगता है कि हाँ, अब नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस एरिया से गुज़र जाता हूँ और वो याद करता हूँ कि देख, तू यहीं पे खड़ा होके रो रहा था, तू यहीं पे खड़ा होके इमोशन से भरा हुआ था कि मेरा नहीं हो रहा है, अब तू यहीं पे पीजी कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ऑर्थोपेडिक्स से अभी ख़त्म करी मेरी 1 महीने पहले। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मतलब आई गेस लैक्स लैक्स में डॉक्टर होंगे, बट उनमें से कुछ ही सक्सेसफुल बन पाते हैं, और वो सारे वैसे नहीं हैं जो कि एम्स से, मौलाना आज़ाद से, टॉप कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो कि स्टेट कॉलेजेस से पास कर रहे हैं, कि कोई भी पेशेंट आता है तो उनको उनको उनसे मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा है, उसकी कितनी रैंक आई है, उन सब से उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि भाई उनकी बातें सुनें, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा था, अराउंड 10 टू 10-12 साल का बच्चा आया था, जो कि चल नहीं पा रहा था, और उसकी जो मदर थी, शी वाज़ अ विडो, और वो अपने पापा के साथ, मतलब कि अपने मैटरनल ग्रैंडफ़ादर के साथ वो बच्चा आया था, और मैंने देखा कि उसके मैटरनल ग्रैंडफ़ादर इतना दौड़-भाग कर रहे हैं ओपीडी में इधर, और ही मस्ट बी अराउंड 70 इयर्स ओल्ड। तो 70 साल की उम्र में भी वो इतना दौड़-भाग कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे दिखवा दो, ये कर दो, वो कर दो। उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। तो बट फिर भी जब वो आए मेरे पास, तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ठीक है, पहले उनके पेशेंट को देखना तो है ही, बट पहले उनको काम करना है, कि 70 साल का कोई इंसान जो है अपने इस एज में भी इतना दौड़-भाग कर रहा है अपने नाती के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी-कभी क्या होता है कि अ, एक भी मेडिकल साइंस की भी एक लिमिटेशन है कि इस लिमिटेशन के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, अगर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद पेशेंट आता है।
तो ये चीज़ उनको काउंसल करना कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद और कुछ नहीं किया जा सकता है। ये काउंसल करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत हार्ट ब्रोकन होता है कभी-कभी कि जैसे उन अंकल को ही जब मैं समझा रहा था कि अंकल जी देखिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, कि इतना ही मेरे हाथ में, इतना ही मेडिकल साइंस के हाथ में, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक्सप्लेन करना कभी-कभी हार्ट ब्रोकन हो जाता है कभी, तो उस टाइम अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अभी मेडिकल का एग्ज़ाम अराउंड 20 लाख के आस-पास बच्चे देते हैं और उसमें सेलेक्ट अराउंड 50,000 के आस-पास होते हैं। मतलब मैं फिगर्स में थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता हूँ और उसमें भी अगर सो कॉल्ड अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में अराउंड 1000, 1200, 5000 बच्चे के आस-पास 1000 में ही जाते हैं। तो इन सब 1000, 1200, 5000 बच्चों के बारे में तो सब बात कर रहे हैं कि हाँ, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी थी, इन्होंने ये चीज़ें फ़ॉलो करी थी। बट जो बाकी जो एक मेजर चंक है अराउंड अराउंड 20, 19 लैक्स बच्चों का, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई अगर फ़ेल हो गए तो क्या करना है? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अच्छा, तो वो 19 लाख बच्चे इसी गिल्ट में रहते हैं कि मैं फिर दोबारा दे दूँगा, मैं चौथी बार तीसरी बार दे दूँगा, चौथी बार दे दूँगा, पाँचवीं बार दे दूँगा। तो मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं ऐसे कि भैया मेरा ये 6th अटेम्प्ट है, 7th अटेम्प्ट है, क्या ये वर्थ इट है करना? कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत पैसे लगा दिए हैं इसमें, क्या ये वर्थ इट है एमबीबीएस करना? तो मैं उनके लिए यही बोलूँगा, एक चीज़ जो मैंने सीखी अपने 8-9 साल की जर्नी में, कि अगर आपको मेडिकल पसंद है और आप तैयार हो कि आप इस जर्नी के लिए तैयार हो, कि नो डाउट ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ये मतलब बहुत ही गिविंग ब्रांच है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करेगी। बट अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो कि नहीं मुझे तो बहुत ईज़ी से निकल जाना है, मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है, तो प्लीज़ इससे दूर रहो थोड़ा, इस ब्रांच से। क्योंकि आप इस ब्रांच को भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, इस फील्ड को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बट अगर आप में अगर उस टाइम ठीक है नॉलेज की कमी हो सकती है, नो डाउट मैं ये मान रहा हूँ, बट अगर वो आप में सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड या सेंस ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी वो है उस टाइम पे, तो आप उसको परस्यू करो, नो डाउट। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब भी निकालोगे, तो वो 4 साल की जो आपकी जर्नी होगी ना, वो बहुत आगे जाके बहुत आपको हेल्प करेगी। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।